डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट, ये सारा चैप्टर समझाने वाला हूँ। यानी कि ये जो टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक समझाऊंगा, प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज करना है। ओके, तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आजकल जो डेटा है वो इतना सारा है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन सारे डेटा को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंपनीज की। कंपनीज जो डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे सर्वे करती हैं, मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो डेटा है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि वो इजीली समझ में आ जाए। अगर हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो उसे इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स के थ्रू अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें तो वो इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अगर डेटा को हम इजीली विजुअलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या पैटर्न्स हैं, जैसे कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कहां पे ज्यादा बिक रहा है, इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो कंपनीज के लिए डिसीजन लेते हैं कि अब हमें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ये रखनी चाहिए या XYZ जो भी डिसीजन हो रहा हो, तो वो इससे डिसीजन मेकर्स इजीली डिसीजन ले पाते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन जो पैटर्न्स या ट्रेंड्स जो होते हैं, जो कहीं पर चल रहे होते हैं, उन ट्रेंड्स को अनवील्स करता है, मतलब शो करता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन, अगर आप हिंदी में भी इसका मीनिंग समझो तो इसका मतलब क्या है? डेटा को विजुअलाइज करना। तो डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट में हम पाइप्लॉट का यूज करेंगे और मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो पाइप्लॉट है वो मैटप्लॉटलिब का एक मॉड्यूल है, मतलब कहें तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक इंटरफेस है। तो पाइप्लॉट के जरिए हम क्या कर सकते हैं? 2D ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसमें कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनके जरिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। हमारा जो सिलेबस है उसमें पाइप्लॉट मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल में हम 2D प्लॉट्स बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो numpy पाइथन का ओपन सोर्स मॉड्यूल है। यह हमें कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे हम एरेज या फिर कहें तो मैट्रिसेस, उनके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकें, यानी कि कैलकुलेशंस कर सकें उनके साथ। ठीक है, अलग अलग टाइप की कोई भी कैलकुलेशंस हो सकती है। तो numpy जो है वो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, पर जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का जो सिलेबस है उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स numpy सीखना चाहते हैं उनके लिए IP की वीडियो बनाई हुई है मैंने, वर्किंग विद numpy, पूरा चैप्टर है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो numpy इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट numpy एज NP करना पड़ता है। ठीक है, तब हम numpy के जितने भी फंक्शंस होंगे वो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम देखो, अभी numpy का हमें एरे बनाना है। तो एरे क्या होता है? वो एक लिस्ट की तरह होता है, बट जैसे कि लिस्ट में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं ना। चाहे तो हम जैसे ये इंटीजर ले लिया, या फिर यहां पर मैंने फ्लोट ले लिया, चाहे मैंने यहां पर ये स्ट्रिंग ले ली, तो ये तो बन गई लिस्ट। लेकिन जो एरे होता है इसकी तरह ही होता है, लेकिन लिस्ट नहीं होता। एरे में सेम टाइप की वैल्यूज होती हैं, या तो सारे इंटीजर होंगी, या तो सारी की सारी इंटीजर होंगी, या फिर सारी की सारी फ्लोट होंगी। क्लियर? कॉमा नहीं आता इनमें। या तो सारी की सारी फ्लोट होंगी या सारी की सारी स्ट्रिंग होंगी, तो वो कहलाता है एरे। ये चीज क्लियर है आपको? तो numpy के जो एरेज होते हैं ना, एंड एरेज भी कहते हैं, और जो एरेज है वो भी IP के सिलेबस में डिटेल में दिए गए हैं। वो मैंने वर्किंग विद numpy वाली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो आप। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया है? numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है एज NP। ये चीज आप अभी तक समझ गए होंगे, एज कीवर्ड का यूज। तो लिस्ट ले रखी है, लिस्ट को पहले प्रिंट करा लिया, फिर जो लिस्ट है उसे एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो np डॉट एरे लगाया, और L1 जो भी लिस्ट है L1 में वो A1 मतलब लिस्ट में कन्वर्ट होके A1 में आ जाएगी, उसे प्रिंट कर दिया हमने। तो देखो आउटपुट क्या है? ये ऊपर आ गई ये लिस्ट, और जो समझ गए होंगे एज कीवर्ड का यूज। तो लिस्ट ले रखी है, लिस्ट को पहले प्रिंट करा लिया, फिर जो लिस्ट है उसे एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो np डॉट एरे लगाया, और L1 जो भी लिस्ट है L1 में वो A1 मतलब लिस्ट में कन्वर्ट होके A1 में आ जाएगी, उसे प्रिंट कर दिया हमने। तो देखो आउटपुट क्या है? ये ऊपर आ गई ये लिस्ट, और जो नीचे जो आउटपुट है वो बन के आया है एरे। देखो ये है लिस्ट और दिस इज एरे। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अब देखो numpy एरेज के बारे में और समझ लो। शेप, तो शेप का मतलब क्या है? कोई भी जो एरे होता है उसकी डायमेंशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे कहा जाता है शेप ऑफ दैट एरे।
तो अभी देखो शेप समझाता हूं मैं। ये numpy को इंपोर्ट किया, लिस्ट ली, लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया एरे में, एरे को प्रिंट कराया और उसके बाद एरे के शेप को प्रिंट कराया। तो देखो लिस्ट प्रिंट हो गई और ये एरे प्रिंट हो गया। तो जो एरे है वो ये 1 डायमेंशन एरे है, ठीक है, ये 1 डायमेंशन एरे बना हुआ है। तो शेप दिखा दे कि फर्स्ट डायमेंशन पर कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। और जो एरे की जो शेप होती है वो ध्यान रखना वो ट्यूपल की फॉर्म में आती है। ओके, अब मान लो ये 2 डायमेंशन एरे होता तो क्या होता, तो देखो मैं आपको 2 डायमेंशन एरे एक बार दिखा देता हूं। तो ये देखो सिंपली ये है फर्स्ट डायमेंशन, मान लो जैसे ये 4 5 9 12 3। तो ये 1D एरे है या फिर कहें तो 1D लिस्ट है। मैं कॉमा हटा देता हूं यहां से मैं कॉमा हटा देता हूं, तो एरे बोल सकता हूं मैं फिर, ठीक है, और समझने में भी आपको इजी रहेगा। तो ये 1D एरे है। अब 2D एरे कैसे बनेगा, ये इस तरीके से ये लिस्ट ले ली। अब ध्यान रखना जो 2D एरे होता है ना उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक एरे होते हैं। क्लियर, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ऊपर जो है वो 1D एरे है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 वैल्यूज हैं। अब ये जो है इसमें ये है एक 2D एरे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब जो 2D एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक एरे होते हैं। तो वो जो एरे हैं उनके अंदर वैल्यूज होती हैं 4 6 7 9, कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, बट ध्यान रखना हर एक एलिमेंट में सेम वैल्यूज होती हैं। 3 9 2 1, मतलब सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4। ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है। मैं चाहता तो L1 की जगह ये ले लेता पूरा जैसे मैंने लिखा है और ये कॉमा लगा देता। मैं इधर ये कॉमा लगा देता, इधर कॉमा नहीं आएगा लास्ट में। ओके, और कन्वर्ट करवा देता। तो आउटपुट में क्या आता, जो मैंने अभी लास्ट में बिना कॉमा के जो एरे यहां पे लिखा हुआ था वो आउटपुट में आ जाता। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, तो शेप क्या आती इस 2D एरे की, 3/4। अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स बने हुए थे ना, 3 एलिमेंट्स थे 1D एरे के अंदर। ओके, और इनके अंदर 4 एलिमेंट्स थे। तो फर्स्ट डायमेंशन पर 3 थे और सेकंड डायमेंशन पर 4 थे। तो इस तरीके से शेप आ जाती। तो मैं एक बार आपको खुद भी करके बता देता हूं, आपको और आइडिया लग जाएगा। तो देखो मैंने यहां पे ये 1D एरे लिया हुआ है, इसको मैं रन करता हूं। तो इसको रन करा के सेव करा लेते हैं। अब देखो आउटपुट देखो, लिस्ट प्रिंट हो गई, 1D एरे प्रिंट हो गया है। अब इसी को मैं 2D एरे में अगर कन्वर्ट करूं तो मैं पहले लिस्ट ले लेता हूं, ये 2D लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट बोल सकता हूं मैं इसको। तो आपको दिख रहा है मैं किस तरीके से 1D लिस्ट को एक 2D लिस्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी का आउटपुट देखो, तो देखो ये 2D एरे बन के आ गया। इसी तरीके से आउटपुट आता है। A1 में अब 2D एरे है। मैं शेप चेक करके बता देता हूं आपको। शेप आप खुद देखो, मैंने समझाई थी क्या शेप आई थी। फर्स्ट डायमेंशन पर जो वैल्यू है, उसके बाद सेकंड डायमेंशन पर जो वैल्यू है। फर्स्ट डायमेंशन पर है दो वैल्यूज और सेकंड डायमेंशन पर 4। तो अब इस 2D एरे की जो शेप आएगी वो क्या आएगी, 2,4 आएगी। देखो आगे 2,4। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। टाइप का मतलब क्या है कि जो एरे है वो किस टाइप का है। तो सिंपल सारे जितने भी एरे आप लोगे, numpy को इंपोर्ट किया, लिस्ट ली, लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया, टाइप फंक्शन से हमने पता कर लिया कि क्या है, A1 किस टाइप का है हमें पता करना है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इस तरीके से numpy एंड एरे। numpy एरे को हम numpy एंड एरे भी बोलते हैं, एंड एरे भी बोल सकता हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज को। अब डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप और टाइप में डिफरेंस है। टाइप मींस एरे का टाइप, वो तो हमें पता है एरे है, लेकिन पता करना हो तो टाइप लगा के यूज करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब है कि जो एरे है उसके अंदर कौन सी वैल्यूज है। तो numpy इंपोर्ट किया, एज एन पी लिस्ट ली, लिस्ट को कन्वर्ट किया और जो एरे है उसके वैल्यूज का डेटा टाइप पता किया हमने डी टाइप लगा के। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, int 32। क्लियर, तो ये जो वैल्यूज हैं वो int 32 टाइप की हैं एरे के अंदर। लेकिन अगर मैं इस एरे का टाइप पता करता टाइप और ब्रैकेट लगा के इस तरीके से, तो numpy डॉट एंड एरे आता। इतना क्लियर है आपको। numpy एरेज आइटम साइज। तो आइटम साइज मींस कि जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है एरे के अंदर उसका साइज क्या है।
तो वो सिंपली डिपेंड करेगा कि कौन से डेटा टाइप की है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिया हुआ है, अभी देखो इसके अंदर इंट 32 टाइप की है, तो वो 4 बाइट्स की है। आइटम साइज लगा के मैंने प्रिंट कराया, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपको नंपाई डेटा टाइप्स पढ़ने हैं डिटेल, नंपाई डेटा टाइप्स, उसमें कौन से डेटा टाइप का क्या साइज होता है सब डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो आप। ओके, तो अब ये देख लो, यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू ली है और np डॉट एरे लगाया और आइटम साइज मैंने पता किया कि A1 जो एरे बना है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनका क्या साइज है। तो देखो 8 बाइट्स ले रही है, फ्लोट जो है वो 8 बाइट्स ले रहा है। इतना चीज क्लियर हो गई 4.6। तो अब देखो, अब हम कुछ तरीके देखते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, नंपाई एरेस को बना सकते हैं। अभी तक हमने क्या करा था, एक वेरिएबल में लिस्ट को लिया, उस लिस्ट को एरे नाम के फंक्शन में रख दिया और वो जो लिस्ट थी वो कन्वर्ट हो जा रही है एरे में। लेकिन अब हम बिना लिस्ट लिए भी कर सकते हैं। तो देखो क्या करा मैंने, मैंने नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करा एज np डॉट अरेंज फंक्शन लगाया और स्टार्टिंग वैल्यू ले ली और एंडिंग वैल्यू ली और स्टेप वैल्यू ले ली। ठीक है, डेटा टाइप दे दिया कि वो जो एरे बनेगा उसके अंदर कैसी वैल्यूज आएंगी। तो ये np डॉट अरेंज के अंदर ये 3 वैल्यूज देखो, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो 1 से स्टार्ट होगा, 8 पर स्टॉप होगा और 2 का स्टेप होगा। मैंने इसको सेव कराया, A1 में प्रिंट कराया। A1 को आउटपुट देखो क्या है, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 0 शो नहीं हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिख देता 1.6 तो वैल्यूज क्या आती है, 1.6, 3.6, 5.6 और 7.6। ठीक है, 7.6 में 2 और प्लस करोगे आप तो क्या आएगा 9.6, लेकिन स्टॉप कहां पर है, 8 पर, तो 9.6 नहीं आएगा। इतना चीज क्लियर हो गया। और ध्यान रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों वैल्यू देना जरूरी है। ओके, तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं। तो मैंने ये यहां पर लिखा हुआ है 1,8, कोई भी रेंज दे सकता हूं मैं। अभी नॉर्मली आपको इतनी रेंज लेकर दिखाता हूं। अब इसको रन करते हूं तो देखो क्या आउटपुट आया है, 1357। मैं और कोई रेंज ले लेता हूं, 100 कर देता हूं मैं इसको, तो देखते हैं। तो देखो क्या आउटपुट आता है इसका। तो देखो इतना बड़ा एरे बन के आ चुका है। अब इस एरे की अगर मैं आपको शेप बताऊं, देखो शेप प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। शेप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब यहाँ बीच में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए इतनी इसी वीडियो में। तो देखो इसकी शेप कितनी आई है, 50 से मतलब फर्स्ट डायमेंशन पर 50 वैल्यूज हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों वैल्यू देना जरूरी है, अदरवाइज एरर आएगा। तो मैंने आपको ये दिखा देता हूं कि एरर आता है। तो मैंने यहां से स्टेप वाली वैल्यू मैंने हटा दी है यहां से। तो इसको फिर से रन करते हैं तो देखो एरर दिखा दिया इसने। ओके, तो इतना ध्यान रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों वैल्यूज चाहिए होंगी। कितना भी स्टेप दे सकते हो आप। मैंने अब 1.5 का स्टेप दे दिया, रन करते हैं इसको। तो देखो 1.5 के स्टेप में ये आ गई हैं और कितने वैल्यूज आई हैं, 66 वैल्यूज आई हैं। शेप भी प्रिंट हो रही है, ये देखो। ठीक है, 66 वैल्यू प्रिंट हुई हैं। इतना क्लियर है, क्योंकि पहले 2 का स्टेप था तो कितनी वैल्यूज आई थी, 50। अब 1.5 का स्टेप है तो 66 वैल्यूज आई हैं। 98.5 पे स्टॉप हो गई है क्योंकि 100 से कम ही रखना था। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं कि डेटा टाइप्स देख लो, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। अब जो इंटीजर अगर आप वैल्यू लेते हो तो वो बाय डिफॉल्ट या तो int 32 में जाएगी या int 64 में जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लोट वैल्यू कोई लेते हो तो वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 टाइप में जाएगी। आप करके देखना। तो जो int 32 होती है उसका साइज होता है 4 बाइट, int 64 उसका साइज होता है 8 बाइट और फ्लोट 64 उसका साइज होता है 8 बाइट। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप ही है नॉर्मल, हम इतने सारे अलग अलग डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर ये 3 जिन पर मैंने टिक लगाया हुआ है वही यूज करेंगे हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अरेंज फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं लिन स्पेस फंक्शन। तो लिन स्पेस फंक्शन क्या करता है, ये हम जो रेंज देंगे उसके बीच नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी जनरेटेड, मीन्स हमने जो रेंज दी है उनके बीच जितनी वैल्यूज हमें जनरेट करवानी है वो यहां पे लिख दो। तो 1 से 8 के बीच 5 वैल्यूज हो जाएंगी, उनके बीच इक्वल डिस्टेंस होगा, मतलब इक्वल स्पेस होगा, इवनली स्पेस्ड होंगी। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको डायरेक्ट इसका, या पहले मैं आपको आउटपुट ही दिखा देता हूं। तो देखो ये 5 वैल्यूज क्रिएट हुई हैं 1 से 8 के बीच। ठीक है, एंड वैल्यू इंक्लूड है,
मतलब लेन स्पेस में एंड वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, लेकिन जो अरेंज है, अरेंज फंक्शन में एंड वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? तो अभी अगर आप देखो तो इनके बीच जो स्पेस है वो इक्वल है। तो देखो मैंने ये यहां पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, डेटा टाइप नहीं दिया हुआ है मैंने लेन स्पेस में। अब देखो ये आया इक्वली स्पेस, 5 वैल्यूज जनरेट हो गई हैं। अब मैं थोड़ा आपको एक ऐसी वैल्यू लेता हूं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो 5 वैल्यूज क्रिएट हुई हैं, इनके बीच का स्पेस आप देखो 2.25 का स्पेस है हर वैल्यू के बीच। अगर आप चेक करोगे तो 2.25 का स्पेस है। ठीक है, तो इवनली स्पेस का मतलब आप समझ गए। मैं यहाँ पे 6 वैल्यूज भी जनरेट करवा सकता हूं। तो 1 से स्टार्ट होगा, इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज होंगी। तो देखो 6 वैल्यूज जनरेट हो गई, अपने हिसाब से ही गैप एडजस्ट हो गया है। तो ये चीज आपको क्लियर है लेन स्पेस का मतलब। तो ये ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जैसे एरे, अरेंज और लेन स्पेस, जो हम यूज करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो अब हमारा प्लॉटिंग का जो पार्ट है पाई प्लॉट का, वो स्टार्ट होता है। तो बेसिक्स ऑफ सिंपल प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मीन्स चार्ट या ग्राफ को बनाना। ओके, तो लाइन चार्ट है, सीएस के सिलेबस में बार चार्ट है और पाई चार्ट है। तो आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ये सिंपल लाइन चार्ट है। ये तो अभी सिंगल लाइन चार्ट है, डबल लाइन चार्ट भी हो सकता है, 3 लाइन चार्ट भी हो सकता है। ये बार चार्ट है, ओके, और ये पाई चार्ट है, ये आपको पता है। ठीक है, आप अब छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो, इन चार्टों को ही हम बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए आपको क्या करना है, नमपाई को इंपोर्ट करना है और मैटप्लॉटलिब.pyplot, ठीक है, मतलब मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है। तो आपको नॉर्मली आप ये देखो कि अगर आपके सिस्टम में पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसके बाद भी आप यूज नहीं कर पाओगे नमपाई और मैटप्लॉटलिब। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद नमपाई और मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीका है, मैं बता देता हूं। आप स्टार्ट पर जाना, cmd टाइप कर देना, एंटर कर देना। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। ध्यान रखना आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। ओके, तो मेरा सिस्टम मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूं। तो इससे क्या होगा कि हम पाईप्लॉट और मैटप्लॉटलिब और नमपाई को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। अब देखो कुछ नहीं करना, पिप इंस्टॉल नमपाई लिखना, तो नमपाई इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब देखो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ रहा है। ओके, आपके में लिखा हुआ आएगा कलेक्टिंग नमपाई। अब नमपाई इंस्टॉल करने के बाद लिखना पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, एंटर कर देना। तो देखो आपके सिस्टम में, ये मेरे सिस्टम में मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी है। आपके सिस्टम में लिखा हुआ आएगा कलेक्टिंग मैटप्लॉटलिब। ये दूसरी जो लाइब्रेरी ये इंस्टॉल हो गई। उसके बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पाईप्लॉट, फिर एंटर कर देना, पाईप्लॉट इंस्टॉल्ड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाईप्लॉट है, डोंट वरी। ठीक है, तो आपके में लिखा हुआ आ जाएगा कलेक्टिंग पाईप्लॉट, इस तरीके से। ठीक है, अब इतना ये तीनों जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल्ड हो गई हैं। अब हम रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स। अब देखो, अब आपको नमपाई को इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है। नमपाई को मैंने एज np इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉटलिब.pyplot को एज pl इंपोर्ट किया है। ये दो लिस्ट चली हुई है। अब देखो ये जो दो मैंने फंक्शन लगाए हुए हैं, मतलब जैसे कि जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये लाइन चार्ट बनेगा इस तरीके से कुछ। ओके, तो यहाँ पे एक्स लेबल मैंने ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है, कुछ भी नाम दे सकते थे आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोई भी एनीथिंग जिस तरीके का आप ग्राफ बना रहे हो, स्टूडेंट के नेम, मार्क्स, एनीथिंग, तो मैंने एक्स लेबल दे दिया एक्स, वाई लेबल दे दिया वाई, ये देना जरूरी है। अब pl.plot लगाया। ठीक है, प्लॉट जो है वो मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट का क्या है, फंक्शन है। तो एक्स और वाई वैल्यूज दे दी मैंने यहाँ पे और चार्ट को शो कर दिया pl.show लगा के। ये चारों जो लाइन है वो क्लियर है आपको। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। तो अब मैं इसको यहाँ पे देखो लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो अब देखो आउटपुट चेक करना आप। तो देखो ये आउटपुट बन के आ गया है, ग्राफ बन के आ गया ऑटोमेटिकली। तो देखो x की वैल्यू 1 है तो y की 7 है। तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू ये 7। अब x की वैल्यू 2, y की 6, x की वैल्यू 2, y की 6।
अब x की वैल्यू 3, y की 5 इस तरीके से है, ये लिखा हुआ आ रहा है x लेबल x या y लेबल y, कुछ भी वैल्यू दे सकता था मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो मार्कर्स नहीं आया, मतलब जहां पे ये वैल्यूज मैट हो रही हैं, ये अभी हम मॉडिफाई करना सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल में। अब देखो लाइन स्टाइल कैसे देनी है, लाइन विड्थ कैसे देनी है, लाइन कलर कैसे देना है। तो numpy इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया, ये दो लिस्ट ले लिए, x लेबल दिया, y लेबल दिया। अब देखो pl.plot के अंदर ही सब कुछ होगा। यहाँ पे मैंने x लिस्ट दे दी, यहाँ पे y लिस्ट दे दी। अब यहाँ पे g दिया है, तो ये g क्या है, g जो है वो है हमारी लाइन कलर। ठीक है, लाइन कलर दिया अलग अलग अल्फाबेट से लाइन कलर देने के लिए, अभी बताऊंगा। अभी आप सिंपल जी से देख लो, ग्रीन। तो लाइन विड्थ दिया मैंने 2 और लाइन स्टाइल दिया है डॉटेड। ठीक है, अभी इसको मैं रन करूंगा, देखो जी मैंने दिया, स्ट्रिंग में देना है, ठीक है, कोट्स के अंदर रखना। उसके बाद लाइन विड्थ दे दिया, लाइन स्टाइल दे दिया डॉटेड। तो देखो आउटपुट कैसा आया, इस तरीके का आउटपुट आया है। इतना क्लियर है, डॉटेड आया है। अब देखो लाइन स्टाइल आप डैश दे सकते हो, डैश डॉट दे सकते हो, सॉलिड दे सकते हो डॉटेड के अलावा। अब ये अलग अलग कोड्स हैं, अलग अलग कलर्स के लिए कोई भी कलर आप ट्राई कर लेना, चाहे यहाँ पे जी की जगह आर लिख लेना, एम लिख लेना, वाई लिख लेना, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग कोड्स हैं। क्लियर। अब देखो ये चीज, तीनों चीजें क्लियर हो गई। लाइन चार्ट के अंदर आपने एक्स लेबल सीख लिया, वाई लेबल सीख लिया, प्लॉट फंक्शन सीख लिया, शो सीख लिया। भाई शो नहीं लगाओगे तो जो चार्ट जो बनेगा वो शो नहीं होगा। ठीक है, और लाइन स्टाइल सीख लिया, लाइन विड्थ सीख लिया, लाइन कलर सीख लिया। ठीक है, लाइन कलर के लिए लाइन कलर लिखना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं कोट्स के अंदर, कॉमास के बीच में। अब देखो मार्कर टाइप, साइज और कलर। अब जो वैल्यूज हम यहाँ पे दे रहे हैं वो मार्क होके आनी चाहिए ना, कहाँ कहाँ मैट हो रही है वैल्यूज। तो देखो मार्कर का मतलब क्या होता है, प्लॉटेड डेटा पॉइंट्स, मतलब जहां पर डेटा पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, जो वैल्यूज हैं, वो कहलाती हैं हमारी मार्कर्स। तो लिस्ट ली, एक्स लेवल दिया एक्स, वाई लेवल दिया वाई, पीएल डॉट प्लॉट लगाया, एक्स दिया, वाई दिया, मार्कर हमने डी दे दिया। तो मार्कर डी का मतलब है अलग अलग स्टाइल्स हैं, मार्कर आपको किस टाइप का चाहिए। अभी आगे ये देखो, ये दिखा देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे अलग अलग ये क्या है, मार्कर के टाइप है कि जो पॉइंट्स जो आएंगे, जहां पे वैल्यूज मीट हो रही होंगी, वहां पे आपको क्या दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। देखो तो ये वाला साइन दिया हुआ है, तो डायमंड मार्कर बनकर आएगा। तो प्रैक्टिकल करते हैं तब और अच्छे से देखते हैं। अलग अलग ये कोड्स हैं, आप लिख सकते हो। नॉर्मली 3-4 याद कर लेना, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये मार्कर साइज मैंने 5 दे दिया, मतलब जो मार्कर कितना बड़ा चाहिए आपको, और मार्कर का जो कलर है वो कैसा चाहिए। स्पेलिंग चेक कर लो, ये स्पेलिंग आएगी, रेड कलर का मार्कर चाहिए। तो देखो मैंने ये देखो, ये प्रोग्राम तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। ये ऊपर की 4 लाइन और ये 2 लाइन भी मार्कर डी दिया है, तो डायमंड टाइप के पॉइंट्स बन के आए हैं, ये देखो 4। ठीक है, मार्कर्स बन के आए, मार्कर साइज 5 है, और कम कर दूंगा तो और छोटे बन के आएंगे। मार्कर कलर मैंने रेड दे दिया। तो देखो अब आप इस फिगर को देखो, 1 पे क्या है, 7 है। तो देखो 1 पे ये 7 है, ये आपको दिख रहा होगा। 2 पर 6 है, तो देखो 2 पर 6 है। 3 पर 5 है, तो 3 पर 5 है। 4 पर 4 है, तो ये 4 पर 4 है। ये चीज क्लियर है। ये है मार्कर्स आपके, जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू मीट हो रही है। तो अब ये देखो मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्लॉट वाली लाइन लिखी हुई है, क्योंकि नॉर्मली सारे लाइन सेम थे, बस प्लॉट वाली लाइन में हम चेंजेस कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पे, आप लाइन चार्ट को किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो वो सारे मैंने लिए हुए, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल और मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर कलर, ठीक है, और लाइन कलर, और 2 लिस्ट ली हुई है मैंने यहाँ पे। अब ये चीज देखो, मार्कर मैंने ओ लिया है, लाइन स्टाइल डैश लिया है, इसका आउटपुट देखो, ये मैंने लिख लिया प्रोग्राम। अब इसका देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, इतनी चीज क्लियर है, डायमंड वाला नहीं आ रहा है। अब कैसा आ रहा है, ओ टाइप के मार्कर्स आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट में क्या है, numpy को इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, एक्स वाई 2 लिस्टें लिए, एक्स और वाई 2 लेबल ले लिए, पीएल डॉट बार लगाया। लाइन चार्ट के केस में क्या था, पीएल डॉट प्लॉट था। बार चार्ट के केस में पीएल डॉट बार है, एक्स और वाई दे दिया हमने, विद ले ली 0.1 और चार्ट को शो कर दिया पीएल डॉट शो लगा के। अब एक चीज अगर आप ये देखो, तो ये जो 4 फंक्शन लगे हुए हैं ये मैटप्लॉटलिब के हैं, क्योंकि पीएल डॉट एक्स लेबल, ठीक है, पीएल लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी दिख रहा है कि मैटप्लॉटलिब के numpy के फंक्शन नहीं है। तो numpy इंपोर्ट कर रहा हूं, जैसे बाई चांस अगर आपसे बोला जाए कि एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट में, मतलब बार चार्ट बनाओ, उस बार चार्ट में 2 एरेज की वैल्यूज पुट कराओ और चार्ट को शो करो, तो अब आपको एरेज यूज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो उस केस में आपको numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैटप्लॉटलिब है,
चार्ट के फंक्शंस के लिए, और अगर एरेस की यूज पड़ जाए तो numpy को यूज करना। हालांकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो 6 लाइन का ये जो है, ये 7-8 लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पे numpy का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आप लिखने की आदत डाल लो। तो यहाँ पे विद का मतलब क्या है? विद मतलब कि ये जो बार चार्ट बन के आएगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो मैंने 0.1 दिया, तो आउटपुट चेक करो, तो आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, बार चार्ट बन के आ रहा है 1 पे 7 दिख रहा है, 1 पे 7, 2 पर 6, एक्स और वाई की वैल्यू ये देखो, फिर 3 पे 5 है, 4 पर 4 है, 3 पर 5 है, 4 पर 4 है, ये दिख रहा है आपको। क्लियर? कोई भी वैल्यू ले लेता उसी हिसाब से चार्ट बन के आ जाता। अब ये जो चौड़ाई है ये 0.1 है। ओके, अब अगर मैं चाहूं तो चार बार्स ही तो बन रहे हैं, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं, तो मैं चारों बार्स की जो विड्थ है, तो पहले के लिए 0.1 लिया, दूसरे के लिए 0.2, तीसरे के लिए 0.3, चौथे के लिए 0.4। आउटपुट चेक करो तो देखो, पहले की विड्थ मैंने कम ली थी, 0.1 ली थी, तो ये इतना चौड़ा है कि 0.2 ये उससे ज्यादा, 0.3 ये उससे ज्यादा, 0.4 ये इससे ज्यादा। क्लियर है ये चीज? अब अलग अलग कलर भी ले सकते हो आप बार्स के लिए, सिंपल, ये सारा उतना सेम ही है। अब ये कलर के कोड्स लिख दिए मैंने अलग अलग, RBKG, मैं बता चुका हूं कलर, अलग अलग कलर के कोड्स हैं, आप याद कर लो 6-7 कलर के कोड्स। ओके, और ये X, ये Y, ठीक है। तो 4 लिए क्योंकि 4 ही बार्स बन रहे हैं, आप 5-5 वैल्यू ले सकते थे, ठीक है। चाहो तो दो बार्स को सेम कलर दे सकते हो, 3 को सेम कलर दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है किस बार को किस कलर का रखना है। तो ये प्रोग्राम इजी है बहुत। तो देखो, R के लिए ये रेड आ गया, B के लिए ये आ गया, K से ब्लैक आ रहा है, और G से ये ग्रीन आ रहा है। क्लियर? ये जाएगा इसका, देखो R बना रहा है इसका 1 और 7 का, B बना रहा है 2 और 6 का, K बना रहा है 3 और 5 का, और G बना रहा है 4 और 4 का। ये क्लियर है? ये आप बस स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से देना है कलर। ओके, नहीं तो एरर कर दोगे, कुछ भी कॉमा वॉमा कुछ मिस हो गया तो। अब देखो, विद मैंने दे दी, अब मैंने क्या दिया है, सबको एक ही कलर दिया है, चारों बार को एक ही कलर दिया है, कलर R दे दिया, तो चारों को सेम मिल जाएगा। अब विद दे दी 0.3, तो सबको एक ही विद आ रही है। क्लियर है ये चीज? ये मैनिपुलेशन है कि आप अलग अलग क्या क्या स्टाइल आपको बनानी है, वो चीज है बस, और कुछ ज्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, मल्टीपल बार चार्ट, मतलब अभी तो क्या है, एक ही चीज की वैल्यूज है, ठीक है। मान लो जैसे X एक स्टूडेंट है, उसके ये मैथ के मार्क्स हो गए, ये साइंस के मार्क्स हो गए, ये SST के हो गए, ये कंप्यूटर के हो गए, एक ही है। लेकिन आप मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हो। ये आउटपुट देखो इस तरीके से। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मल्टीपल बार चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो हैं, हम कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विद और कलर आर्ग्यूमेंट्स को, जिससे मल्टीपल बार चार्ट बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो मल्टीपल बार चार्ट बना दे। तो देखो क्या करना है, सिंपल, numpy इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, ये 3 लिस्टें ले ली। अब आप देखो, अब यहां पे आ गई ना बात, numpy यूज करने की बात आ गई, np.arrange, np जो है वो numpy का है, ठीक है। तो एक हमने क्या करा, यहां पर हमने एक एरे बना लिया, x के अंदर वो एरे है, अरेंज फंक्शन लगा के, मतलब अरेंज के अंदर लेंथ a लिखा हुआ है, मतलब a की जो लेंथ है, a की लेंथ कितनी है 4, तो अरेंज इसके अंदर एक एरे बन जाएगा 0 1 2 3 नाम से, ठीक है। एंडिंग वैल्यू तो इंक्लूड होगी नहीं, एंडिंग वैल्यू तो इंक्लूड होने नहीं वाली। तो x के पास क्या है, 0 1 2 3 है। नीचे की 4 लाइनें देखो, तो x लिया पहले और a ले लिया, कलर रेड ले लिया, विद ले ली 0.35। ओके, तो x का मतलब क्या है, x के पास कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3, तो x ये है, और a पर क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 0 1 बन रहा है, तो देखो ये दिस इज 1, और x पर है 0, तो ये इतना बन गया। अब इसके बाद क्या है, 2 1 और 2 है, तो देखो दूसरा रेड कहां पर है, 1 पर, और ये 2 पर, और तीसरा x क्या है, 2 और 3 है, तो देखो 2 एंड दिस इज 3 है यहाँ पे, इतना है देखो। और उसके बाद 3 और 4 है, तो ये 3 यहाँ पे है,
4 ये रहा। ओके, अभी सिर्फ इतना बना है। अभी आप ये समझो, अभी प्रोग्राम जो है वो इस लाइन पर आया है और अभी ये ग्रीन वाला, ये ब्लू और ग्रीन वाले नहीं बन के आए हैं। विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये सब व्हाइट कलर है। ओके, अब प्रोग्राम आया नेक्स्ट वाली लाइन में, तो x कितना है 0 1 2 3। अब यहां पर देखो x प्लस 0.35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो बन के आ रहा है ब्लू वाला कलर भी है ना, ब्लू वाला जो बन के आ रहा है मतलब क्या है, ये है x और x के साथ दूसरा कौन सा दे रखा है y एक्सिस वाला, b वाली लिस्ट। तो b में क्या है 7 6 5 4। अब आप इस चीज को देखो कि 0 पे 7 है तो 0 तो ये है, ठीक है, दिस इज 0। अब यहां पे कितना है 7 आ रहा है, ये 7 पे जा रहा है देखो y एक्सिस पर, लेकिन हमने क्या करा है जो भी वैल्यू है उसमें 0.35 कर दिया है, तो ये यहां से 0.35 थोड़ा खिसक गया है। दिख रहा है आपको, ये चीज 0 पर आना चाहिए था लेकिन 0.35 थोड़ा सा खिसक गया है। इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। अब ये जो 1 है 1 पे आना चाहिए था ब्लू वाला, ठीक है, 1 और 6 है ना। अब प्रोग्राम इस लाइन पे चल रहा है तो सेकंड वाला ब्लू है जो 1 पे है और 6 पर है, ठीक है, 1 और 6 वैल्यू है तो 1 पे आना चाहिए था, लेकिन 0.35 कर दिया है x की हर वैल्यू में, तो 1 से थोड़ा सा ये यहां से खिसक गया है देखो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मतलब जो एरे है x एक्सिस पर उसकी हर वैल्यू में 0.35 थोड़ा सा मूव हो गया है। ओके, कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही करते करते चारों वैल्यूज बन गई, 3 पर भी थोड़ा सा मूव हो रहा है और 2 पर भी थोड़ा सा मूव हो रहा है। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने बना लिया तीसरा बार, ठीक है, थर्ड बार बना लिया ग्रीन वाला, इसमें 0.70। इतना ध्यान रखना जो विद ली है उसकी डबल कर देना थर्ड वाले में, बस क्लियर। जो चौड़ाई आपने बार की ली है उसकी, जो चौड़ाई आपने बार की ली है वही चौड़ाई सेकंड वाले में लेनी है और थर्ड वाले में उसकी डबल कर देनी है। इतना समझ लो आप, और कोई ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब थर्ड वाला समझाता हूं, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले में देखो क्या हो रहा है, एक्स वाला क्या है 0 1 2 3। अब x के साथ थर्ड वाले में क्या है c 4 3 9 3, तो 0 और 4 है। पहले x की वैल्यू देखो कहां पे आनी चाहिए, थर्ड वाले की 0 आनी चाहिए, लेकिन 0 पर नहीं आई है क्योंकि थोड़ा सा यहां से खिसक गई है। यहां तक था 0.35 इतना और इतना 0.35, क्लियर है ये चीज। तो 0.70 खिसक गई है जबकि 0 पर आनी चाहिए थी, 0.0 के ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप मल्टीपल चार्ट्स कैसे बना सकते हो। जितने भी लेने हैं उसमें बस क्या करना है, प्रीवियस जो बार था उसमें जो यहां पर जो वैल्यू दी थी उसकी डबल वैल्यू कर देनी है। ये अभी तक हमने कैसे चार्ट बनाया, वर्टिकल। अब देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं करना, लिस्ट ली, BAR था वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए BARH ले लिया, 2 लिस्टें ले ली, सारे हॉरिजॉन्टल जितने भी बार बनेंगे उनको रेड कलर दे दिया सबको। तो देखो इस तरीके से आ गया। इसमें अभी आप मल्टीपल चार्ट बना सकते हो, यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने यहां पर लगाया है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से यूज कर देना बस, ओके। और BARH लिख देना यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल में भी आप मल्टीपल बार चार्ट बना सकोगे, ओके। अब पाई चार्ट देख लो। पाई चार्ट में क्या है, तो जो सर्कल है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होता है। जैसे ये है एक सर्कल, तो ये क्या है अलग अलग सेक्टर्स है, ये अलग सेक्टर हो गया, ये अलग सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर्स हो गए, ठीक है। और हर एक जो सेक्टर होता है वो पूरे सर्कल का कुछ ना कुछ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। यही तो होता है कि कितने, कि ये वाला जो सेक्टर है जिसको मैं कलर कर रहा हूं वो पूरे सर्कल का कितने % पार्ट है, यही तो है। तो ये चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाई चार्ट को हम बना सकते हैं। अब पाई चार्ट ये है ऐसा, ये 100 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 120, ये 80, ये 20 और ये 40। ये चीज देख लो, कैट, डॉग, रैबिट, बर्ड, फिश, ओके।
अब देखो पाई चार्ट को कैसे बनाना है आपको, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया, नंपाई नहीं लिख रहा हूं, नंपाई को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। एक लिस्ट ले ली इंटीजर टाइप की, एक लिस्ट ले ली हमने स्ट्रिंग टाइप की। तो ये देख लो, ये कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉग, रैबिट, बर्ड, फिश, ठीक है, पूरा पूरा अल्फाबेट्स नहीं लिया मैंने। अब pl.py लिखना है। लाइन चार्ट के लिए क्या था, प्लॉट, और बार चार्ट के लिए बार, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए BARH, और पाई चार्ट के लिए pl.pie। तो पाई चार्ट के अंदर pl.py के अंदर दो वैल्यूज हैं, एक a और एक b। b को मैंने लेबल बनाया हुआ है। लेबल मींस जैसे ये चार्ट बन के आ रहा है, तो इस चार्ट में दो तरीके की वैल्यूज की जरूरत है, ठीक है। तो ये है सेक्टर्स, तो ये सेक्टर्स कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे ये डिपेंड करेगा ए पर, ठीक है। पहला मान लो 100 का होगा, दूसरा 120 का होगा, तीसरा 80, 20, 40 इस तरीके से होगा। लेकिन इन सेक्टर्स के नाम क्या होंगे वो डिपेंड करेगा लेबल्स के ऊपर। तो लेबल मैंने दिया गया है बी, ओके। तो बी में बी जो है वो क्या है, एक लिस्ट है। तो CDRBF इस तरीके से है, मतलब सी लेबल होगा 100 का, डी लेबल होगा 120 का, आर होगा 80 का, बी होगा 20 का, एफ होगा 40 का। आउटपुट देख लो आप सीधे। तो ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैंने रन करा लिया। तो देखो सी किसका लेबल है, 100 का। तो 100 किसका है, ये इसका। तो ये 100 एरिया है इसका, और इसका 120 ये आपको दिख रहा है, और ये है 80, और उसके बाद दिस इज 20 एंड दिस इज 40। एफ मिला है 40 को, ये आपको दिख रहा है लेबल का यूज क्या है। लास्ट में पीएल डॉट शो कर लिया। ये चीज क्लियर है, ये चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है। अभी पाई चार्ट में और थोड़े से हम चेंजेस करते हैं। पाई चार्ट में आप ऑटो पीसीटी भी लगा सकते हो। ऑटो पीसीटी लगाने से क्या होगा, देखो मैंने अभी क्या लगाया है 3D%। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एरिया वैल्यूज ले रही हैं उसका परसेंटेज आ गया है, ठीक है। कि जो सी जो है मतलब कैट वो 27% है, और जो डी है डॉग वो 33% है। कि भाई जो सेक्टर पूरे सर्कल की कितनी परसेंट जगह घेर रहा है वो मैंने यहां पे प्रिंट करा लिया। क्लियर। अब देखो ऑटो पीसीटी में आप और अलग अलग क्या क्या वैल्यूज दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे %3D% दिया था, तो इस तरीके से आ रहा था आउटपुट। तो ऑटो पीसीटी में अलग अलग टाइप की वैल्यूज दे सकते हो इसकी जगह। तो ये 5 तरीके की आप कोई भी टाइप की वैल्यू दे दो, ओके। तो मैं सीधे आपको प्रोग्राम रन करके बताता हूं कि कौन सी वैल्यू देने पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑटो पीसीटी इक्वल टू कोट्स के अंदर वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिख लिया %3D%%। अब देखो आउटपुट चेक करना आप, आउटपुट देखो। तो ये देखो कौन सा सेक्टर कितने परसेंट एरिया घेर रहा है वो आ गया ये लिखने पर। अब यहाँ पे मैं 5 खाली इतना लिख देता हूँ, ठीक है, 3D लिख देता हूँ, %3D। तो देखो किस तरीके का आउटपुट आता है। अब नॉर्मली बस नोटिस करना कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज का साइन गायब हो गया है, %3D हम हटा देते हैं, और ये 2 साइन जो एक्स्ट्रा लग गए हैं यहाँ पे ये भी हटा देते हैं हम। अब रन करते हैं। तो देखो ये आ रहा है, मैंने क्या वैल्यू दी थी 0, 5D और ये %। तो देखो क्या वैल्यू आई है, इस तरीके से 0 0 3 0 बन के आ गए, ओके। और परसेंटेज का साइन हट गया। तो आप देख रहे हो इसको हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आप यूज कौन सी करोगे, यही वैल्यू यूज करना, बहुत ही इजी भी है। मतलब %3D%%। इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगी वो इजीली हमें पता चल जाएगा, परसेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, और कितने % एरिया घेरा है ये भी पता चल जाएगा। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं प्रोग्राम में, ओके। तो ये रन कर लेते हैं इसको। तो देखो इस तरीके से आ रहा है, मतलब फ्लोट में वैल्यूज आ रही हैं कि भाई ये वाला जो सेक्टर है डॉग वाला वो 33.33% घेर रहा है, जबकि पहले जो %3D% लिखा हुआ था उसमें क्या था, इंटीजर में आ रहा था। इसको लिखने से परसेंटेज का साइन भी हट जा रहा है, तो वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप की आ रही है। क्लियर। अब लास्ट ये जो वैल्यू बची है इसे भी हम पुट कर देते हैं।
इसको भी हम पुट कर लेते हैं। ओके एंड इसको ये जो एक्स्ट्रा ये लगे हुए हैं इसका मैं आउटपुट दिखाता हूं आपको। तो इसका आउटपुट में देखो फ्लोट वैल्यू है और परसेंटेज भी आ रहा है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको यूज कर लेना सबसे लास्ट वाली को, या फिर इस वाली को यूज कर लेना। ओके और मैं इसको और रन करके दिखा देता हूं आपको एक बार। थर्ड वाली हमने रन नहीं करी थी, इतनी सारी आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि बोर्ड में कौन सा क्या क्वेश्चन आ जाए। 0.1% चांस है इस तरीके से इतना डीप क्वेश्चन आने का। तो देखो 0 3D लिखा हुआ है तो वैल्यू के पहले 0 लिखा हुआ है और इंटीजर टाइप की आ रही है। ये चीज क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नॉर्मली आप देखो ये वाली यूज करना या फिर ये वाली। तो ये मैंने देखो ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है, कलर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, कलर सी। अब ये कलर सी का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग कलर दिए हुए हैं हर एक सेक्टर को। तो कलर के लिए मैंने अलग से एक लिस्ट बनाई हुई है। ये वैल्यू है, ये लेबल है कि हर सेक्टर के लिए क्या नाम है, और ये कलर है कि ये कलर के कोड्स हैं, पता है आपको RBWGM। तो कलर्स के सारे नेम एक लिस्ट के अंदर है और लिस्ट का नाम दे दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके तो हर सेक्टर को वो कलर मिल गया है, मतलब सी वाले को रेड मिला है। ठीक है, ये सी वाला है देखो रेड है इसके पास, और डी वाले को ब्लू मिला है, ये दिख रहा है आपको। इसी तरीके से जितने सेक्टर्स हैं उतने कलर्स लिए हैं आपने। ओके और इस तरीके से मैंने वैल्यू दी है, परसेंटेज में आ रही है इंटीजर वैल्यू। ये 33% लोगों को कुत्ते पसंद है और 27% लोगों को बिल्लियां पसंद है, इस तरीके से। ओके बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लोडिंग अ स्लाइड, एक्सप्लोडिंग का मतलब क्या है कि जिस स्लाइड को आप चाहो स्पेशली तरीके से एक्सप्लोड कर सकते हो, मतलब सर्कल के बाहर दिखा सकते हो। तो इसका सीधे आप प्रोग्राम समझो। मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, लिस्ट ली, लेबल्स वाला एक लिस्ट ले ली और ई ले ली। मतलब जिस स्लाइड को आपको बाहर दिखाना है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से उसकी कि कितने आप बाहर दिखाना चाहते हो आप। तो 0.2 0.1 ये ले सकते हो। तो आप देखो कितनी है, यहाँ पे 5 हमारे सेक्टर्स है। तो देखो सी इतना बाहर आ गई, डी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है, और आर भी बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है, और बी 0.2 बाहर आ गया है, और बी बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। ये दिख रहा है आपको। तो देखो सी बाहर है और बी वाला बाहर है, ये आपको दिख रहा है। ओके अब एक्सप्लोड कैसे होंगी, एक्सप्लोड नाम का लेना है। ठीक है, जैसे कलर्स के लिए आप क्या कर रहे थे, कलर्स के लिए अलग से लिस्ट बनाई हुई थी कोड की, और कलर्स नाम का आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे पाई वाले फंक्शन के अंदर, और सी नाम दे रहे थे, सी में कलर्स के कोड सेव थे। ऐसे ही यहाँ पे कितना एक्सप्लोड कराना है वो सारे हमने सेव कर लिए ई नाम के वेरिएबल में, और ई हमने यहाँ पे दे दिया। ओके तो ये जिसके साथ मतलब अगर आप देखें सीक्वेंशियली, तो जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है वो सारे एक्सप्लोड हो गए हैं, एक बी वाला और एक सी वाला। डी वाला 0 पर है तो ये एक्सप्लोड नहीं हुआ, आर वाला 0 पर है, एफ वाला 0 पर है, एक्सप्लोड नहीं हुआ है। ऑटो पीसीटी दिया हुआ है %3D %%, तो ये आ गया आपका। ओके नॉर्मली ये एक्सप्लोड 2-3 स्लाइड एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही एक्सप्लोड करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप एक से ज्यादा कर सकते हो। किस तरीके से, ऐसे जिसको एक्सप्लोड नहीं कराना उसके लिए 0, जिसको एक्सप्लोड जितना एक्सप्लोड कराना है उसके लिए 0.2 0.3 इस तरीके से वैल्यू दे सकते हो आप प्लॉट को और कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे अब ये देखो यहां पर चार्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये पहले नहीं आ रहा था, ये कैसे कर सकते हो आप। ये यहाँ पे क्या ले ली मैंने, ये मैं बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक लिस्ट ले ली, ये दूसरी लिस्ट ले ली, और PL.टाइटल लगाना है आपको। तो जो भी आप जो चार्ट होगा उसका टाइटल बन के आ जाएगा, कोई भी दे सकते हो आप। 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये ए के मार्क्स हैं इतने, ये डी के, ये जी के, ये एस के, ये टी के मार्क्स हैं। क्लियर है ये चीज आपको, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। और PL.बार इसमें A, B लिख दिया, PL.शो कर दिया। बस PL.टाइटल लगाना है, टाइटल लगाना है अगर आपको अपने चार्ट का, तो टाइटल ऐड करना आ गया आपको अपने चार्ट में। अब लिमिट्स सेट करना, तो लिमिट्स का मतलब क्या है, तो आप सीधे ये आउटपुट देखो, लिमिट ये देखो ये किस तरीके से आ रहा है।
ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आ रहा है, तो लिस्ट ले ली मैंने दो, ए और बी, एक्स लिमिट और वाई लिमिट। तो एक्स लिमिट कितनी है, 1 से लेके 10 तक है। तो 1 से लेके 10 तक मीन्स अभी पहले हम क्या कर रहे थे, हम वैल्यूज दे रहे थे बस, और जो चार्ट था वो अपने आप डिसाइड कर रहा था कि भाई कितना कितना गैप चाहिए, कितनी वैल्यूज हैं। ओके, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ये जो वैल्यूज हैं ये अपने आप डिसाइड हो रही थी, कितना कितना गैप है वो अपने आप डिसाइड कर रहा था, लेकिन हम लिमिट सेट कर सकते हैं। तो देखो एक्स लिमिट कितनी दी है, 1 से लेके 10 तक। तो देखो एक्स कहां से आ गई, 1 से लेके 10 तक। वाई कितनी दी है, -2 से 15 तक। तो वाई आ गया -2 से इधर ये 15 तक आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, 14 तक पहुंचा है। उसे फिर ए में कितनी वैल्यूज है, बी में कितनी वैल्यूज है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब पार और बार चार्ट हमने प्लॉट कर दिया, ए कॉमा बी लगा के शो कर दिया। तो देखो ये आउटपुट आ रहा है, क्लियर। क्यों, क्योंकि ए और बी 1 और 2 है। तो देखो 1 और 2 ये इस तरीके से बन के आ रहा है, 0 के ऊपर ही तो उठेगा, माइनस में तो है नहीं ए की वैल्यू, ठीक है, कि माइनस में आ जाए। ये पहले लिमिट वाला प्रोग्राम देख लो, तो देखो इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर मैं लिमिट हटा दूं तो मैं यहाँ पे ये जो लिमिट्स है इनको कमेंट बना देता हूं, तो प्रोग्राम रीड ही नहीं करेगा इनको। ओके, 3rd लाइन से डायरेक्ट 4th लाइन पर आ जाएगा प्रोग्राम। अब इसको रन करता हूं बिना लिमिट के। तो आपने एक चीज नोटिस करी थी कि जब लिमिट हम यूज कर रहे थे तो ये क्या आउटपुट था, ये 0 से इस तक। अब इसका आउटपुट चेक करो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कहां से कहां तक एक्स और वाई की वैल्यू जाएंगे। तो आप देखो 0 से 8 तक जा रही है वाई की वैल्यू, और ये 1 से लेके 8 तक जा रही है एक्स की वैल्यूज। तो एक्स लिम से एक्स की लिमिट, वाई लिम से वाई की लिमिट। टिक्स सेट करने का मतलब क्या है कि सिंपली आप जिन जिन वैल्यूज पर, मतलब जिन जिन बार्स पर वैल्यू शो करना चाहते हो वो आप शो कर सकते हो। अभी हमने ए ले लिया, बी ले लिया, एक्स पर कौन कौन सी टिक्स को शो करना चाहते हो तो आपने लिख दिया 1 4 8। तो खाली 1 पर, 4 पर और 8 पर ही वैल्यूज लिखी हुई आएंगी, बाकी सब पर वैल्यूज लिखी हुई नहीं आएंगी। और वाई वाले पर कौन सी टिक्स चाहते हो, लिख दिया 6 और 9, तो 6 पे आएगा और 9 पे आएगा। ये देखो क्लियर है, 6 पे और 9 पर, ये देखो क्लियर है। टिक्स का मतलब, लिमिट्स का मतलब क्लियर हो गया। अब लेजेंड्स को ऐड करना, अब लेजेंड्स को ऐड करना मींस अब यहां पर आप ये देख लो कि मैंने एक मल्टीपल बार चार्ट बनाया है। ये पूरा आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि किस तरीके से बनाया था मैंने। जो विद आप ले रहे हो उस विद को सेकंड वाले जो बार होगा उसमें प्लस करनी है, ठीक है, और जो 3rd वाला होगा उसमें उसकी डबल प्लस करनी है। क्लियर हो गया, लेबल हमने दे दी है, ये चीज, ये इतना तो आपको आता है। बट ये वाली लाइन समझने की है, लेजेंड। लेजेंड का मतलब कि आप जो चार्ट बना रहे हो वो क्यों, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखो, ये ब्लू वाला है वो क्लास ए के बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऑरेंज वाला क्लास बी के बच्चे को, और सी वाला, ग्रीन वाला मतलब क्लास सी के बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप शो करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, pl.legend लगा देना है और LOC एक वैल्यू दे देना। LOC से मतलब कि आप किस पोजीशन पे आप चाहते हो कि जो लेजेंड है ये जो है ये किस पोजीशन पर आए। तो अपर लेफ्ट लिख देना, ज्यादातर अपर लेफ्ट ही होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका बन के आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो आप दे सकते हो, अपर लेफ्ट, ठीक है, लोअर लेफ्ट, राइट, सेंटर, सेंटर राइट, इस तरीके से वैल्यू दे सकते हो आप जो देना चाहते हो। इतना पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब यहां पे मैंने y की लिमिट दी हुई थी 1 से लेके 15 तक, तो इस तरीके से आ रहा था। अब मान लो आपने कोई फिगर बना लिया है, ठीक है, कोई चार्ट बना लिया, उसको सेव कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे आप मान लो आपने प्रोग्राम लिखा pl.show से रन किया, तो देखो ये आउटपुट आता है ना आपके सामने। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जो भी नाम लिखना है वो नाम लिख लेना, और जहां पर भी आपको सेव करना है डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पे, वहां क्लिक कर लेना और सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो सेव के ऊपर जो भी फॉर्मेट आपको लेना है, नॉर्मली PNG फॉर्मेट ले लेना आप, ठीक है, और सेव कर देना। इतना चीज क्लियर हो गई। अब देखो मल्टीपल लाइन चार्ट किस तरीके से बनाना है ये देख लो आप। तो मल्टीपल लाइन चार्ट के लिए कुछ नहीं करना, ये 3 हमने लिस्टें ले ली है,
टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, एक्स टिक्स दे दी, ये बता चुका हूं आपको। और जो मल्टीपल लाइन के लिए आपको विद के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल एक ईयर जो यहाँ पे है वो मतलब लिख लेना है दोनों में, और जिस स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है जिस ईयर के लिए वो लिख देना है यहाँ पे और ड्रॉ कर देना है। तो ईयर का मतलब मान लो 2001 में इस स्टूडेंट्स के इतने परसेंटेज थे, इसके इतने थे, ठीक है। 2002 में इस स्टूडेंट के इतने थे। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे विद का चक्कर में नहीं है, विद का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। और मैंने लेजेंड भी बनाया हुआ है, देखो इस लाइन चार्ट में, तो ये चीज क्लियर है। लाइन और लेजेंड आप उसमें लेजेंड आप पाई चार्ट में भी बना सकते हो, क्लियर। तो देखो ये लेजेंड आ रहा है, मार्कर डी दिया हुआ है, तो डायमंड शेप के यहाँ पे मार्कर्स आ रहे हैं। लेबल दिया हुआ है, लेबल से मतलब क्या है कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ये ब्लू वाला जो है वो स्टूडेंट ए है और ऑरेंज वाला स्टूडेंट बी है, तो ये लेबल दिया हुआ है हमने अलग से। एक्स लेबल, वाई लेबल, ये यहाँ पे आ रहा है ईयर और ग्रेड। प्लॉटिंग करते समय ये आएगा। लेजेंड में ध्यान रखना कौन से लेबल आएंगे, जो आपने प्लॉट के अंदर दे रखे हैं वो लेबल्स आएंगे। ध्यान रखना जब आप लेजेंड आप बनाओगे ना, ये जो लेजेंड आप करोगे तो वो प्लॉट के अंदर, प्लॉट वाले फंक्शन के अंदर जो लेबल्स होंगे वो आएंगे। तो अब बचा टॉपिक आपका नंपाई के फंक्शन। तो नंपाई के फंक्शंस के लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बना